वेलकम टू सीएमए पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का स्टडी नोट नंबर 2 जो है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन से कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है, कौन से कंपनीज को ऑडिट करना कंपलसरी है, कौन से रूल्स को हम फॉलो करने वाले हैं, सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में बताया गया है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। तो इसमें दिया है दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट 30/6 2014। तो ये कब आया था? रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1 नहीं, आई मीन कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, जिसे हम CRA रूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आया था हमारा 30/6 2014, ठीक है। सेकेंड हमारा डेफिनेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन में हमारा बहुत सारा पॉइंट्स दिया गया है। एक्ट, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, हेडिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस, तो ये सब का डेफिनेशन हमें करना है, ठीक है। थर्ड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो इसके लिए हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, हम उसे ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। या यहाँ पे दिया है एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड किस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हमारा दिया है कि डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, या तो डोमेस्टिक पे भी और फॉरेन पे भी, ठीक है। फिर उसके बाद है लिस्टेड इन टेबल ऑफ रूल 3। रूल 3 में हमारा एक टेबल दिया गया है जिसमें रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो रेगुलेटेड सेक्टर्स में कौन कौन से आइटम एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। ये मतलब आइटम पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो कौन कौन से रेगुलेटेड सेक्टर में कौन कौन से आइटम पे एप्लीकेबल है, नॉन रेगुलेटेड में कौन कौन से आइटम पे एप्लीकेबल है, वो हमें दिया है। तो वो हम थोड़ी देर बाद कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जो भी कंपनीज लाइक प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में एंगेज्ड है, उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्या? रूल नंबर 3 जो बताता है कि एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो जिस कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा होगा, ठीक है, जो भी कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा होगा, अगर वो गुड्स और सर्विसेज के लाइक उसमें एंगेज्ड है तो प्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम देखेंगे उसके बाद रूल नंबर 4, ठीक है। तो ये हमने देखा कॉस्ट रिकॉर्ड के बारे में। तो कौन कौन से कंपनी को कंपलसरी होगा? पहले तो हम देखेंगे रेगुलेटेड सेक्टर है या नॉन रेगुलेटेड है। रेगुलेटेड में भी जो हमारा आइटम गिवन है हमारे टेबल में, अगर उसमें आता है तो ही ये चीज़ हमारा एप्लीकेबल होगा, रूल 3, ठीक है। अब हम देखेंगे रूल 4। रूल 4 में हमारा दिया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड हम लोगों ने देख लिया, 35 करोड़ हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट था उसमें। अब हम देखेंगे रूल 4। रूल 4 में दिया है रेगुलेटेड सेक्टर और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। सबसे पहले तो इसमें दिया है कि कौन कौन सा, मतलब क्या क्या हमारा रूल 3 में कवर नहीं है। तो हम पहले वो देखते हैं। यहाँ पे दिया है ना, रूल 4 शैल नॉट अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ये चारों चीज़ पे रूल 4 अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहले वो देखेंगे। फर्स्ट है हमारा इफ़ रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग। इफ़ रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अगर हमारा 75% से ज़्यादा होगा तो हमारा रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है इफ़ ऑपरेटिंग फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से हम ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या होगा? तो भी हमारा रूल 4 एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में भी यही दिया है कि अगर 75% से ज़्यादा अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज है तो उस पर भी रूल 4 एप्लीकेबल नहीं है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऑपरेट करें तो भी हमारा रूल 4 एप्लीकेबल नहीं है। तो किस पे एप्लीकेबल है ना? किस पे एप्लीकेबल नहीं है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो किस पे एप्लीकेबल है ये देखते हैं। यहाँ लिखा है ओवरऑल एनुअल टर्नओवर, ठीक है, ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, ठीक है। मतलब हमारा
अगर हम इस साल का कॉस्ट ऑडिट करेंगे तो हमें इससे पहले वाले साल का ही देखना होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर हमारा इससे पहले वाले साल लाइक प्रीसीडिंग ईयर में अगर हमारा टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, एनुअल टर्नओवर अगर हमारा 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस पर क्या होगा, रूल 4 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद दिया है अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विसेज इज मोर देन 25 करोड़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी कंपनी में 50 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है, और उसमें जो हम प्रोडक्ट को जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो एक प्रोडक्ट है हमारा वो रेगुलेटेड सेक्टर में आ रहा है, ठीक है, उस लिस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे जो हमारा प्रोडक्ट है उस मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अगर 25 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर आ रहा है एक प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अगर हमारा 25 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तभी उसका ऑडिट होगा। लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट है और किसी एक ही प्रोडक्ट का अगर हमारा 25 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो बस उसी प्रोडक्ट का हमारा ऑडिट होगा, ठीक है, सबका नहीं होगा। लेकिन रिकॉर्ड के लिए ऐसा नहीं है, रिकॉर्ड क्या कंपनी पे लगता है, ठीक है। तो वो वाला रूल हमारा कंपनी पे था कि अगर पूरा ओवरऑल टर्नओवर हमारा 35 करोड़ से ज़्यादा है तो कंपनी का कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट के लिए हमारा ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर मतलब फर्स्ट तो हमारा क्राइटेरिया था कि 50 करोड़ हमारा कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। तो 50 करोड़ अगर हमारा टर्नओवर है कंपनी का, उसके बाद हम देखेंगे कोई प्रोडक्ट जो हमारा इंडिविजुअल प्रोडक्ट है अगर वो 25 करोड़ से ज़्यादा है उसका टर्नओवर, तभी उस पर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, लेकिन उसमें से एक का भी टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं जा रहा है, ठीक है, लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट है तो थोड़ा थोड़ा करके सबका क्या हुआ 50 करोड़ तो पहुंच गया, लेकिन एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका 25 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, तो क्या करेंगे उस टाइम पे हमारा कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होगा कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। तो क्या हुआ, कॉस्ट ऑडिट हमारा 25 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ही होगा, ठीक है। किस पे एप्लीकेबल होगा, प्रोडक्ट पे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नॉन रेगुलेटेड के लिए क्या है, लिखा है ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 100 करोड़। रेगुलेटेड के लिए 50 करोड़, ठीक है, नॉन रेगुलेटेड के लिए 100 करोड़, ठीक है, नॉन रेगुलेटेड के लिए 100 करोड़। उसके बाद लिखा है अग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए जैसे रेगुलेटेड सेक्टर के लिए था वैसे ही नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का अगर 35 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर आता है तभी उस पर ऑडिट हमारा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ लिखा है रिक्वायर कॉस्ट ऑडिट, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद है मेरा रूल 5 में बताया गया है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो हमें कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब कहाँ पे मेंटेन करना है, वो हमारा है CRA 1, ठीक है, फॉर्म नंबर है ये CRA 1, ठीक है, उस पर हम लोग मेंटेन करेंगे हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड। तो आगे देखते हैं, रूल 4 हम लोगों ने पढ़ लिया, रूल 5 पढ़ लिया, ठीक है। रूल 4 था एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, रूल 5 था हमारा मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो कॉस्ट रिकॉर्ड हम कहाँ पे मेंटेन करेंगे, फॉर्म CRA 1 में। नेक्स्ट देखते हैं रूल 6, अब हम देखेंगे कॉस्ट ऑडिट रूल 6, ठीक है। तो ये हमारा लॉ में भी हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 148 का है। तो उसमें दिया है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिटर का। तो यहाँ पे है बोर्ड मीटिंग में हम अपॉइंट करेंगे किसको, कॉस्ट ऑडिटर को, अपॉइंटमेंट विद इन 180 डेज, ठीक है। जब हमारा फाइनेंशियल ईयर का जो कमेंसमेंट होगा, ठीक है, स्टार्टिंग जो हमारा फाइनेंशियल ईयर का उसके विद इन 180 डेज में हमें कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दिया है कि जब हम अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में लिखा है। फिर हमारा दिया है कि जब हम अपॉइंट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ लिखा है कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हीज और इट्स अपॉइंटमेंट, ठीक है, लाइक उसे हम लोगों ने अपॉइंट किया है, ठीक है। उसके बाद है कि जब हम लोग अपॉइंट कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि फाइल अ नोटिस of such appointment within the central government within a period of 30 days of board meeting in which such appointment is made, ठीक है। जो हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ था उसके विद इन 30 डेज में हम लोगों ने अपॉइंट किया बोर्ड मीटिंग में, तो उसके विद इन 30 डेज हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है।
कि हम लोगों ने अपॉइंट कर लिया है। उसके बाद है कि 180 डेज, कमेंसमेंट के 180 डेज, ठीक है। तो हो सकता है वो अर्लियर, मतलब जो भी अर्लियर होगा, मतलब बोर्ड मीटिंग के 30 डेज के विद इन करना है, या फिर हमारा कमेंसमेंट का 180 डेज के विद इन करना है हम लोगों को, ठीक है। तो जो भी अर्लियर होगा हमें उसमें करना है, ठीक है, जो भी अर्लियर होगा। फिर हम देखेंगे ऑडिटर शैल कंटिन्यू इन ऑफिस टिल द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और टिल ही सबमिट द रिपोर्ट। कब तक कंटिन्यू करेगा? 180 डेज एक्सपायरी होने के पहले, ठीक है, या फिर जब तक वो रिपोर्ट सबमिट ना कर दे। उसके बाद है कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड विद इन 30 डेज। अगर किसी रीज़न से कैजुअल वैकेंसी आता है तो उसमें, तो उस टाइम पे क्या करेगा बोर्ड? विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 30 डेज अपॉइंट करेगा, ठीक है, शैल बी फिल्ड बाय विद इन 30 डेज, ठीक है। उसके बाद है हमारा इन्फॉर्म द CJ इन CRA 2, ठीक है। तो जब हम अपॉइंट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा? CRA 2 विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। जब भी अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज में हमें उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आई मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर है सबमिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय कॉस्ट ऑडिटर इन CRA 3। तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो हमारा वो प्रिपेयर करेगा, उसको फॉर्म को फिल करना है CRA 3, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड टू बोर्ड विद इन 180 डेज। जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था उसको हम लोगों को करना है 180 डेज में। अब हम देखेंगे टेबल, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट था रेगुलेटेड सेक्टर्स, सेकेंड है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। तो रेगुलेटेड सेक्टर्स में कौन कौन से आइटम आते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट है, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी हमारा सर्विसेज रहेगा तो वो आएगा हमारा रेगुलेटेड सेक्टर्स में। सेकेंड है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी है वो है हमारा, वो भी आएगा रेगुलेटेड सेक्टर में। थर्ड है पेट्रोलियम, फोर्थ है ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फिफ्थ है फर्टिलाइजर्स एंड देन शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आ गया, ये हो गया हमारा रेगुलेटेड सेक्टर्स के बारे में। अब हम देखेंगे नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट है हमारा नॉन रेगुलेटेड में मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, ठीक है, यूज इन डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर्स। तो ये सब हमारा आ जाता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में। सेकेंड हमारा टर्बो जेट्स एंड टर्बो प्रोपेलर्स, ठीक है। फिर है आर्म्स एंड एम्युनिशंस एंड एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। फिर है प्रोपेलेंट पाउडर्स, रोडर अपैरेटस, रेडियो नेविगेशनल एड, ये सब हमारा आ जाता है नॉन रेगुलेटेड में। फिर है हमारा टैंक्स एंड अदर अमोर्ड फाइटिंग व्हीकल्स, फिर है पोर्ट सर्विसेज, फिर है एरोनॉटिकल सर्विसेज, आयरन एंड स्टील, रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, रबर एंड अलाइड, कॉफ़ी एंड टी, रेलवे एंड ट्रामवे, सीमेंट, ओस, मिनरल फ्यूल्स, बेस मटेरियल, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फिर है जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हेल्थ सर्विसेज। ये आ जाता है हमारा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में, ठीक है। और है हमारा टोटल 33 है। उसके बाद है एजुकेशनल सर्विसेज, ये भी आता है हमारा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में। मिल्क पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स, फिर प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स, टायर्स, ट्यूब, पेपर, टेक्सटाइल, ग्लास, अदर मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, प्रोडक्शन, इंपोर्ट। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड का लिस्ट, ठीक है। तो रेगुलेटेड तो बहुत इजी था, छोटू सा। फिर नॉन रेगुलेटेड थोड़ा बड़ा था, तो वो भी हो जाएगा याद। तो हम रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट था हमारा रूल नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कब कमेंस हुआ था ये एक्ट, ठीक है। फिर था हमारा रूल नंबर 2 में डेफिनेशंस, ठीक है। थर्ड था हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉस्ट रिकॉर्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 35 करोड़ से ज़्यादा अगर किसी कंपनी का टर्नओवर है तो वो क्या हो जाएगा, 35 करोड़ से ज़्यादा अगर टर्नओवर है तो हम कॉस्ट रिकॉर्ड करना हमारा मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट,
कॉस्ट ऑडिट, तो उसमें हम लोगों ने देखा रेगुलेटेड के लिए अलग रूल था, नॉन रेगुलेटेड के लिए अलग रूल था। तो रेगुलेटेड सेक्टर के लिए कितना टर्न क्राइटेरिया था हमारा 50 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ फर्स्ट तो हमारा था 50 करोड़, ठीक है। उसके बाद था हमारा नॉन रेगुलेटेड के लिए 100 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद था कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए कितना चाहिए होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए 25 करोड़, ठीक है, 25 करोड़। और नॉन रेगुलेटेड के लिए कितना चाहिए, 35 करोड़, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा कॉस्ट ऑडिट, किस पे नहीं था। अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारा 75% से ज़्यादा है, ठीक है, रेवेन्यू अगर हमारा 75% से ज़्यादा अगर फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। उसके बाद था हमारा SEZ पे अगर हमारा बिजनेस है तो वो भी हमारा उस पर भी नहीं होगा। तो ये था हमारा कॉस्ट chapter number 2, companies cost record and audit rules 2014. So that's it for today. Bye bye.